नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो एनआईसीएल फाइनेंस की कॉस्ट अकाउंटिंग की ये सेकंड वीडियो रहने वाली है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, जिसमें कि हमने थ्योरी का जो भी आईएमपी एक्सपेक्ट थे इन वन शॉट हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमारी 50 एमसीक्यू की सीरीज रहने वाली है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। अगर आपने मेरी ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू के पीडीएफ वगैरह फोल्डर नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिसमें कि आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको ये लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको सीरियस कैंडिडेट हैं और आप तैयारी इसकी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली मैंने एक फोल्डर बना कर रखा हुआ है एनआईसीएल एओ फाइनेंस के नाम से। जैसे ही आप इसमें आपको अगर फोल्डर चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम पर आप जैसे ही ज्वाइन होंगे तो जो उसकी प्री की जो प्राइस रखी गई है वो 99 रुपीज़ रखी गई है, अगर आप इसको प्री के पहले लेते हैं। अगर आफ्टर प्रीलिम्स लेते हैं, मींस मतलब प्रीलिम्स के बाद, अगर आप जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है उसके बाद अगर आप इसको लेते हैं जिसका प्राइस हो जाएगा वो 149 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आप एक बार इसको देख लीजिए। एनआईसीएल एओ फाइनेंस का सिलेबस देखने को मिलेगा, फिर बेसिक अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, इंश्योरेंस अकाउंट, इनकम टैक्स, और फिर यहाँ पर एमसीक्यू की मिक्स प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। अगर हम आपको यहाँ पर एमसीक्यू दिखाऊं तो एमसीक्यू आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। पहले एमसीक्यू मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर उसके 4 ऑप्शन, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको ये सारे पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसकी प्राइस है सिर्फ ओनली ऑन 99 रुपीज़। मीन्स मतलब प्री के बाद लेंगे तो उसकी प्राइस हो जाएगी 149 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं कि 50 एमसीक्यू कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या रहते हैं। ये सेकंड लेक्चर इसका रहने वाला है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? तो ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है ना ही ना, ये कॉस्ट इफिशिएंटली एलोकेट करता है, यस। ठीक है, जो इसका आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कल भी मतलब कल का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपको जो कॉस्ट लग रही है ना वो आपकी कितनी इफिशिएंटली यहाँ पर कॉस्ट आप इसको इनकर कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर चीज़ें प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें आपकी जो कॉस्टिंग लग रही है वो कैसी लग रही है, कितना आप इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि आपकी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में प्रोडक्शन को हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही। आप इसका एनालिसिस करते हैं, आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जो मेन पर्पज है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो ट्रैक करता है, रिकॉर्ड करता है और एलोकेट करता है प्रोड्यूसिंग गुड्स को और सर्विसेज को। ठीक है, कि कितने इफिशिएंट और कितनी एलोकेटिंग यहाँ पर कॉस्ट हो रही है इन दी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इन दी, अगर हम बात करें इन दी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हम सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन देखें कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, आपको अगर याद होगा कल के लेक्चर में, मतलब कि जो फर्स्ट लेक्चर था कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें हमने पढ़े थे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आपको उसको देखना पड़ेगा। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यहाँ पर 3 हमने चीज़ें पढ़ी थी। एक क्या पढ़ी थी हमारी, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल पढ़ा था हमने सबसे पहले, फिर हमारा क्या आया था, लेबर आया था, लेबर, फिर आया था हमारा क्या, एक्सपेंस। ठीक है, अब मटेरियल में 2 चीज़ें थी, लेबर में भी 2 चीज़ें थी और एक्सपेंस में भी 2 चीज़ें थी। मटेरियल में क्या थी, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंस बेसिकली इसको कॉस्ट भी बोलते हैं। ये क्या थी हमारी, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट थी। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या पूछ रहा है, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं, तो ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली इनकर होती हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो इसको ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है यहाँ पर, जो कि हमारा यहाँ पर क्या है, कॉस्ट डेट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दी इन दी प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने कल इसका एग्जाम्पल भी देखा था। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो बी बनेगा, कि जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है ना वो रिमेन सेम्स रहती है। मतलब कि यहाँ पर 2 कॉस्टिंग पढ़ी थी हमने, 3 पढ़ी थी बेसिकली। एक हमने पढ़ी थी एफसी जो कि होती है हमारी क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर हमने पढ़ी थी क्या, वीसी होती है हमारी क्या, वेरिएबल कॉस्ट। और एक हमने पढ़ी थी क्या, एसएमसी, मतलब कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये 3 टाइप की हमने कॉस्ट पढ़ी थी, जिसमें कि आपसे पूछा गया कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमारी यहाँ पर हमेशा ऑलवेज हमारी सेम रहती है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा डीप थ्योरी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जरूर एक बार देख लीजिए। और आपको इसके पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ ओनली ऑन 99 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम रहती है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम रहती है वो आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिखाई दी है, तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमने बात की फिक्स्ड कॉस्ट की, अब हमारे पास आ गई कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट की। तो ऐसी कॉस्ट जो कि चेंजेबल रहती हैं, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर टास्क में ये हमारी जो कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई चीज़ प्रोडक्शन की, आपने ए गुड्स का प्रोड्यूस किया यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पर मान लीजिए शुगर बनाई। ठीक है, शुगर बनाई और आपकी जो सिटी है वो आपकी है मान लीजिए जयपुर। ठीक है, जयपुर है।
आपको इसको जयपुर से पहले आपने इसको लखनऊ भेजा, ठीक है, लखनऊ आपकी जो दूरी थी वो कम आई, तो आपने इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी आपका यहाँ पर कम आया होगा। अब यही जयपुर में आपने शुगर बनाई, लेकिन आपको इसको भेजना है इंदौर, जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ एमपी में, इंदौर एमपी में रहता हूँ मैं। तो अब आपको इसको यहाँ पर भेजना है, इस शिपमेंट को आपको यहाँ पर भेजना है, तो जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यही हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि जहाँ पर आपकी सेलिंग होगी तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको वो भी वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर इसको भेज रहे हैं। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट को। जो इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि इसको लेने ले जाने में भी हमारी जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि रेंट हमारा फिक्स रहता है, डिप्रिसिएशन भी हम यहाँ पर एक फिक्स्ड अगर मेथड से करें तो डिप्रिसिएशन भी हम इसको फिक्स्ड मान के ही चलते हैं, और इंश्योरेंस भी हमारा फिक्स्ड रहता है। अगर आप प्रीमियम लेते हैं इंश्योरेंस का तो वही हमको यहाँ पर फिक्स देखने को मिल जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ये ट्रैक करता है सारे जो कि स्पेसिफिक कॉस्ट के रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहते हैं, ऑपरेशंस रहते हैं डिपार्टमेंट में, उन सबको यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश करता है। तो जिसका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट डज अ ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का हमने कल की क्लास में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, इन शॉर्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपने 600 पर मंथ की सेल्स की, ठीक है, और एक टाइम पे आपने, और ये 600 की सेल्स की है आपने, चलिए ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पूरा बता देता हूँ। 1000 की आपने मान लीजिए यहाँ पर सेल्स की, और इसमें आपने 600 रुपये प्रोड्यूस किया, ठीक है। आपको बेसिकली बनाने थे क्या, 10 कप बनाने थे। तो आप 600 डिवाइड बाय 10 करेंगे ना, जो आपकी जो 60 यूनिट निकल के आएगी ना, ये आपकी क्या होगी, ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आएगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है जहाँ पे आपको ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही इसका लॉस होता है। अगर आपको इसका डिटेल एग्जाम्पल देखना है तो कल की क्लास देख लीजिए, इसमें मैंने आप डिटेल एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है। बस आप इतना याद रखिए कि जो ब्रेक इवन पॉइंट रहता है वहाँ पे आपका जो एक्सपेंस और सेलिंग दोनों इक्वल रहती है, मतलब कि ना ही आपको प्रॉफिट होता है ना ही आपको लॉस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बन जाएगा। द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, मतलब कि आपका रेवेन्यू भी सेम रहेगा और आपका जो एक्सपेंस है वो भी सेम रहेगा। बेसिकली नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। अब जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी नहीं है। कल अगर आपने पढ़ा होगा जो हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में देखे थे, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ओवरहेड्स थे। पहला था क्या हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर हमारा क्या था, एडमिन ओवरहेड्स, फिर हमारा क्या था, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन कौन सी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल, रेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी नहीं है। देखिए ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन जो रेंट है ना, ये क्या बोल रहा है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो ये हमारा कौन सा ओवरहेड्स में आ जाएगा, एडमिन ओवरहेड्स में आ जाएगा। तो बेसिकली जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर नंबर सी बनेगा, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी जो कौन सा यहाँ पर मेथड यूज होती है, तो हमारी होती है क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, जो कि बताती है, मतलब इंक्लूड करती है बोथ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। ये डिटरमाइन करती है कि आपका जो प्रोडक्ट की पर्टिकुलर कॉस्ट क्या रहने वाली है, और ये मेथड एंश्योर करती है कि जो आपकी ऑल ओवर कॉस्ट पड़ेगी ना इन दी प्रोडक्शन। तो ये मतलब कि जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी एक आप यहाँ पर एक कप बना रहे हैं, ठीक है, कप बना रहे हैं, तो इसमें आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी आपकी जो कॉस्ट है वो एब्जॉर्ब करेगी टोटल उसको फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला के, उसको हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ठीक है। और फिर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात हमने कल भी की थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा यूनिट हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसमें पर यूनिट का जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसको हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूड। तो यहाँ पर बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड क्या क्या इंक्लूड करता है, तो कि ये बात हमने कल भी की थी, रॉ मटेरियल सारे डायरेक्ट लेबर और सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें सिर्फ बेसिकली सब जो भी चीज़ें डायरेक्ट रहती हैं वो सारी इंक्लूड यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ दी मार्जिनल कॉस्टिंग, मैंने आपको अभी बताया मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। ये एक टाइप की मेथड होती है जो कि इंक्लूड करती है वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम इसको दूसरे टाइम में बोलें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो कि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में आपको जो कॉस्ट आती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग। इसकी अगर मैं सिंपल डेफिनेशन दूं तो बेसिकली ऐसी कॉस्ट जो कि आपको एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में लगती है उसको हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग। व्हाट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो बेसिकली ये ऐसे आइटम होते हैं जो कि एक्यूमुलेट होते हैं कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट हो गई, सर्विस हो गई, एक्टिविटी हो गई, जो भी रिलेटेड रहती है हमारे प्रोडक्शन से, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब जो 12th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट।
तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है जो कि फिक्स रहती है, जैसे कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो उसके लिए हम यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करेंगे या फिर बिल्डिंग सेटअप करेंगे, तो जो उसका रेंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये हमारी चेंजेबल होती है, टाइम के अनुसार चेंज हो जाती है। अगर आपने रॉ मटेरियल बनवाया, किसी सप्लायर ने कोई दूसरी प्राइस बताई, किसी ने किसी दूसरी प्राइस बताई, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है वो चेंज इन नेचर होती है। ठीक है, ये आपके प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब हम बात करते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा। आपका जो सिंपल आंसर बनने वाला है वो रेंट एंड यूटिलिटीज फॉर द फैक्ट्री बनने वाला है। इसकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए। अगर आपको ये सारे MCQ अलॉन्ग विथ थ्योरीज के सारे PDF चाहिए तो आपको PDF सारे 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, 99 रुपीज़ में। और ये आपको कैसे मिलेंगे, आपको ये टेलीग्राम पर सिंपली ज्वाइन हो जाना है, उसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रीलिम्स के बाद ये खरीदने की सोचेंगे तो इसकी जो प्राइस होगी वो 149 हो जाएगी। ठीक है, तो आप बेटर है कि अभी यहाँ पर ले लीजिएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टर्म कॉस्ट एलोकेशन रिफर्स। ठीक है, तो कॉस्ट एलोकेशन रिफर्स यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा, तो जो बेसिकली यहाँ पर आप कितनी कॉस्ट यहाँ पर डिफर कर रहे हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा वो सही आंसर बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। तो कल भी हमने बात की थी, यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग की बात की थी, बैच कॉस्टिंग की बात की थी, और भी हमने यहाँ पर बहुत सारे जो 5 प्रकार की कॉस्टिंग है ना, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है क्या, जॉब और ऑर्डर कॉस्टिंग की, तो ये एलोकेट करता है स्पेसिफिक जॉब को, ऐसी कॉस्ट जो कि इनकर्ड रहती हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको हम बोलते हैं क्या, जॉब कॉस्टिंग। तो इसका आंसर नंबर बी है वो बन जाएगा करेक्ट आंसर, टू एलोकेट कॉस्ट फॉर ईच स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है, स्पेसिफिक जॉब वाला। अब व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कल, कि ऐसी कॉस्ट जो कि हम इसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं, पहले ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इतनी हमारी कॉस्ट लगनी चाहिए, फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी। मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स किया 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ आपने फिक्स किया, लेकिन आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट लगी वो आपकी लगी 60। तो आप यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि आपने कुछ बेफूल खर्चे तो नहीं किए, किसी को ज़्यादा सैलरी तो नहीं दे दी, आपने किसी में एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर दिया, तो आप इनको खर्चे को कम करके इसको 50 रुपीज़ तक लाने की कोशिश करते हैं। अब अगर इसका हम उल्टा केस देख लें, अगर आपको मान लीजिए एक्चुअल जो कॉस्टिंग लगी 40 रुपीज़ लगी, तो इसमें आप एनालिसिस करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, अगर आपकी 40 लगी, आपने डिसाइड किया था कि 50 लगनी चाहिए, तो 40 लगने का कारण क्या है, आपने जो क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन की है, कहीं आपने पुअर क्वालिटी मेंटेन तो नहीं कर ली, ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली आप इसको, अगर आप ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप इसको इंक्रीज़ करके अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करेंगे और उसको इंक्रीज़ करके 50 रुपीज़ यहाँ पर लेके आ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ऐसी कॉस्ट जो कि डिटरमाइंड कर लेते हैं हम उनको बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ऐसी प्राइस जो कि ट्रांसफर हो जाती है बिटवीन डिविजन्स इन अ कंपनी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा आंसर। अब व्हाट इज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो ये बेसिकली ये एक्टिविटी के बेस्ड रहती है, ऐसी कॉस्ट जो कि एलोकेट होती हैं ऑन दी एक्टिविटीज़ जो कि हमको जनरेट करके देती हैं। ठीक है, जो इसका आंसर नंबर बी है वो यहाँ पर बन जाएगा। व्हाट इज़ दी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका जो फॉर्मूला है आपको इसको यहाँ पर याद करके चलना है। कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका जो अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में देखें स्टेटमेंट के रूप में, द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज अ कंट्रीब्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो ऐसी कॉस्ट जो कि सेमी वेरिएबल रहती है, मतलब कि किसी पॉइंट पर यहाँ पर चेंज होंगी, किसी पर नहीं होगी। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो डिप्रिसिएशन मैंने बताया था। और यहाँ पर टेलीफोन बिल भी देख सकते हैं। टेलीफोन बिल ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा कॉलिंग करेंगे, जैसे कि आपने एक मंथ में 500 कॉलिंग कर ली, ठीक है, और आपने किसी दूसरे मंथ में यहाँ पर 1000 कॉलिंग कर ली, तो 500 कॉलिंग का आपको अलग बिल आएगा और 1000 कॉलिंग का आपको अलग बिल आएगा। तो ये आपके क्या है, फिक्स्ड चार्ज तो रहेंगे, मतलब कि जो टेलीफोन का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी वो तो आपकी लगेगी, लेकिन वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है, आपने 500 कॉलिंग की तो उस हिसाब से आपका बैलेंस यहाँ पर बिल आएगा, और आपने अगर 1000 कॉलिंग की तो उस हिसाब से आपका बिल आएगा। तो ये बोलते हैं हम क्या, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो कुछ चीज़ें इसमें फिक्स रहती हैं और कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या पर्पस है, तो हमने यहाँ पर कॉस्ट शीट देखी थी कल के लेक्चर में, कॉस्ट शीट बनाना सीखा था। तो बेसिकली यही पूछ रहा है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब कि लास्ट में जो आपका
गुड्स का जो कॉस्ट है प्रोडक्शन करने में कितनी लगती है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये ट्रैक करता है टोटल कॉस्ट कितनी हमको लगी पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा वो आंसर नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्रोल लेवल कॉस्ट, तो ऐसी कॉस्ट जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए आप किसी भी चीज़ जो डायरेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट हमने यहाँ पर लेबर देखा था, फिर डायरेक्ट हमने यहाँ पर एक्सपेंस देखा था। तो जो भी चीज़ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं इन दी एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन उसको उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो इनडायरेक्ट रहती हैं, जो इनका इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्ट रहता है, उनको हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट लेबर। कुछ भी चीज़ अगर यहाँ पर डायरेक्ट है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब व्हाट डज अ कॉस्ट वेरिएंस इंडिकेट, तो वेरिएंस से मतलब आप यहाँ पर समझिए कि जो भी आपका यहाँ पर गैप मिल रहा है, मतलब जो एक्चुअल सेल्स की आपने जो एक्चुअल कॉस्टिंग दिखानी थी और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने सेट की थी उन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएंस। और इसका हम एनालिसिस भी करते हैं थ्रू न्यूमेरिकल्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए बन जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड कॉस्ट इज नोन एज अ वेरिएंस। अब 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हमने देख लिया ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स रहती हैं। तो इस केस में हमारा रेंट बन जाएगा जो कि हमारा फिक्स रहता है हमेशा। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, तो जॉब ऑर्डर में हम एक स्पेसिफिक जॉब का टास्क यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस से अपना जो प्रोडक्ट है उसको गो थ्रू कराते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो ए नंबर बनेगा कि जॉब ऑर्डर हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट को यहाँ पर स्पेसिफाइड टास्क को यहाँ पर इंक्लूड करता है और जो प्रोसेस कॉस्टिंग रहती है वो मास प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। अब हम 31 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, तो ये हमारा आई थिंक रिपीट हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी कॉस्ट जो कि असाइन की जाती हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, जो इसका आंसर है आंसर नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो बेसिकली ऐसी कॉस्टिंग जो कि बेस्ड होती हैं एक्टिविटी पर और जो हमको बताती हैं कि आपका जो प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट की, मतलब कि इसमें कितना टोटल खर्चा आया है, उनकी हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो बन जाएगा। इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, तो ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, तो इसमें आप देखते हैं कि जो आपकी जो कॉस्ट है उसको आपका जो प्राइस सेट करते हैं बेसिकली ये बेस्ड होता है आपकी जो प्रोड्यूसिंग यूनिट रहती हैं उन पर बेस्ड होता है और आप इसमें एडिशनली अपना प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी। मतलब कि आप मान के चलिए आप यहाँ पर ये आपने लड्डू बनाए जिसकी आपकी जो कॉस्ट लगी वो 100 रुपये लगी, आप इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लेंगे 150 रुपये का और फिर आप इसको बेचेंगे वो कितने में, 150 में। तो ये आपकी जो कॉस्ट आ गई ये आपकी 100 आ गई, आपने इसकी प्राइसिंग कर दी, मतलब कि एक्स्ट्रा अपना 50 रुपये ऐड करके 150 आपने इसकी जो फाइनल है वो उसकी प्राइसिंग कर दी। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली इसका अगर हम इंडायरेक्ट एक और नामकरण करें तो वो हमारी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है इंडायरेक्ट वे में, ठीक है। अब बात करते हैं 34 क्वेश्चन की, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो ये हमारी क्या आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, ये हमारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जाती है। बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर पूछ रहा है। अब व्हाट इज द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आई थिंक रिपीट हो चुका है। ऐसी कॉस्ट जो कि इंक्लूड होती हैं प्रोडक्शन को, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने में। तो इसका आंसर नंबर बी बन जाएगा, द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स डेट वर सोल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, तो कॉस्ट कंट्रोल का मेन गोल क्या होता है, तो बेसिकली इसका मेन गोल होता है जो भी आपने स्पेंडिंग की है, जो भी आपने कॉस्ट पर एक्सपेंस किया है वो आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट से मैच कर रही है कि नहीं कर रही, आपके बजट में है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं आप लॉस में तो नहीं जा रहे, कहीं आप ज़्यादा एक्सपेंस तो नहीं कर रहे, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अफेक्टिव रिसोर्सेज कर रहे हैं कि नहीं, अफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में इनका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, टू मॉनिटर एंड रेगुलेट स्पेंडिंग टू एंश्योर द बिजनेस ऑपरेट्स विद इन बजट, ठीक है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ पीरियड कॉस्ट, तो बेसिकली इसका जो आंसर रहेगा वो मार्केटिंग एक्सपेंस बन जाएगा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो इसका मैंने बताया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और अगर इसको स्टेटमेंट बेस्ड में पूछे तो इसका जो स्टेटमेंट बेस्ड बनेगा वो बनेगा क्या, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड अ वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, तो कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है, बेसिकली अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है कॉस्टिंग का, कि आपकी पर यूनिट कॉस्टिंग कितनी आ रही है एक पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ये एनालाइज करता है, ट्रैक करता है और कंट्रोल करता है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को, जो कि आपकी बिजनेस को मदद करता है प्रॉफिट को अचीव करने में, ठीक है।
40 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, मतलब कि सीवीपी एनालिसिस क्या है। तो ये हमने कल भी देखा था कि जो आपकी कॉस्ट लगी है उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मतलब कि जो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, उसके बाद आप कितनी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। तो जिसको इसका आंसर बनेगा वो आंसर नंबर ए बनेगा, द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्स। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली रिमेन अनचेंज रहती हैं, ये सेम कॉस्ट रहती है जो कि इनकर करते हैं हम इसमें फैक्ट्री सेटअप वगैरह करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स, तो ये मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो इसका एक फार्मूला ये भी बन सकता है आपका, यहाँ पर एफ सी ले लीजिए इसको, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट एफ सी, और फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अपना डिवाइडेड बाय कर सकते हैं सेल्स माइनस क्या वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला आपका ये भी बन जाएगा, तो इसको भी आप याद करके चलिए। अब व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो इसका एडवांटेज क्या है, तो ये जनरली एक्सपेक्ट करता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लगाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी एट लोअर सेल्स वॉल्यूम। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फ्लेक्सिबल बजट, तो फ्लेक्सिबल बजट का पर्पज क्या होता है, जिसमें कि हम बेसिकली अपनी जो प्रोडक्शन और सेल्स के लेवल्स हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्लानिंग। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट। अब संक कॉस्ट क्या है, देखिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी एग्जाम्पल है, मैं इसको VIMP लगा देता हूँ। संक कॉस्ट का आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि संक कॉस्ट क्या होती है, तो ऐसी कॉस्ट जो कि इनकर्ड होती है और दोबारा हमारी रिकवर नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं क्या संक कॉस्ट। ठीक है, जो कि ऑलरेडी इनकर्ड रहती हैं और जो चेंज नहीं होती है और ना ही हम इनको फ्यूचर डिसीजन से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करती हैं, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं क्या संक कॉस्ट। अब विच कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स, तो मास प्रोडक्शन के लिए आप यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखिए हमारे जितनी भी डायरेक्ट्स वगैरह हैं ये सब आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, और रेंट भी हमारा फैक्ट्री रेंट भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, लेकिन जो कमीशन ऑफ सेल्स है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है। व्हाट इज द टर्म्स इकोनॉमिक्स ऑफ सेल रेफर, ठीक है, इसको मत कीजिए क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल, तो ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, एक छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको ये सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। और अब हमारा जो थर्ड लेक्चर रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, तो इस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि जो कौन कौन से पॉसिबल न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट थी, जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, राधे राधे दोस्तों।